देखिए गेट 2026 कंडक्ट होने में अभी भी 7 महीने का टाइम बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे या पहले स्टार्ट कर चुके होंगे, इस समय अलग अलग थॉट प्रोसेस से एग्जाम के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार 7 महीने का टाइम बचा हुआ है, चलो अपना बेस्ट शॉट देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ 7 महीने का टाइम बचा हुआ है, लाखों लोग इस एग्जाम को आके अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसमें हम कहाँ ही स्टैंड कर पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि गेट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग बोलते हैं कि गेट क्लियर करने में 2 साल 3 साल तक का टाइम लग जाता है। बट ये सारे के सारे थॉट प्रोसेस इस समय पे कहाँ स्टैंड करते हैं, इसका जवाब मैं आपको एक डेटा के थ्रू देना चाहता हूँ। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा कलेक्ट किया हुआ है। अगर आप वो डेटा देखेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगले 7 मंथ्स में आप जी जान से गेट की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि ये डेटा आपको मोटिवेट करने वाला है कि आप गेट 2026 में अभी भी एक बेहतरीन रैंक हासिल कर सकते हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मैं किस डेटा के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, मैं 23, 24 और 25 का डेटा लेकर आया हूँ। ये डेटा को अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें तो आप अपनी तैयारी के प्रोसेस को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप अपने तैयारी के प्रोसेस को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हो। क्योंकि ये 3 साल के डेटा में अगर ये कंसिस्टेंसी मिलती है, इसका मतलब आगे जो 26, 27, 28 आने वाला, मोर और लेस इसी डेटा के आसपास ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गेट 2023 में, गेट 2023 में इलेक्ट्रिकल में 58,342 बच्चों ने रजिस्टर किया था। अपीयर इसमें से हुए 55,292, और क्वालिफाई, क्वालिफाई का मतलब जिन्होंने जस्ट कट ऑफ क्लियर किया था, वो थे 6,213। परसेंटेज में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10.5% के आसपास बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया। मतलब कि 90% के आसपास जो बच्चे थे वो कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए। तो अगर एक सिंसियर एस्पिरेंट यार 7 महीने तक जी जान लगा के अच्छे से तैयारी करे, उसके अंदर थोड़ा सा भी एप्टीट्यूड है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर होना ज़रूरी है या आपको आईआईटीएन एनआईटीएन होना ज़रूरी है। उसके पास एक थोड़ा सा बेसिक एप्टीट्यूड होना चाहिए, जोड़ना घटाना गुणा भाग, बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, हल्का फुल्का उसको आइडिया होना चाहिए। और उसके साथ साथ किसी अच्छी कोचिंग में अच्छे टीचर के क्लास नोट्स को अगर वो सिंसियरली पढ़ाई करता है अगले 7 महीने तक, तो मतलब गिरे से गिरे हालात में यार कट ऑफ तो क्लियर होना ही चाहिए। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ 10.5% बच्चा ऐसा है जिन लोगों ने कट ऑफ क्लियर किया हुआ है। तो हमारा जो एक्चुअल कंपटीशन देखा जाए तो 90% बच्चे तो है ही नहीं। चलो फिलहाल हम लोग ईसी का डेटा देखते हैं। ईसी में अगर आप देखो तो 70361 बच्चों ने रजिस्टर किया था। इसमें 458,333 बच्चों ने अपीयर किया। उसके अलावा क्वालिफाई किया 8817, तो करीबन 19.2% के आसपास बच्चों ने क्वालिफाई किया, कट ऑफ क्लियर किया। ठीक है। आईएन में अगर आप ये डेटा देखोगे तो सिर्फ 22.6% का है। मोटा मोटा मैं 20% में मान लेता हूँ, चलो किसी साल किसी ब्रांच का पेपर टफ आया, किसी साल किसी ब्रांच का पेपर आसान आ गया। मोटा मोटा अगर हम 2023 का ही 20% का आंकड़ा ले लें कि 20% बच्चों ने ही कट ऑफ क्लियर किया, यानी कि जो आपको लाखों की भीड़ दिख रही ना, एक्चुअल में वो लाखों की भीड़ है नहीं। जैसे कि अगर ये आपको 60,000 बच्चे दिख रहे हैं ना, तो एक्चुअल में 60,000 में से ना आप 80% तो वैसे फिल्टर आउट कर दो। जो 20% बच्चे बचे वो एक्चुअल में आपको कॉम्पिटिशन देने वाले हैं गेट के एग्जामिनेशन के दौरान। बट उसमें से भी कितनों की तैयारी इतनी अच्छी होगी कि वो 40-50 नंबर तक लेके आएंगे। बहुत कम बच्चों की तैयारी इस लेवल पे होगी, या बहुत कम बच्चे उस कंसिस्टेंसी के साथ थ्रू आउट द ईयर प्रिपेयर करते होंगे, या उस कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीने भी प्रिपेयर करते होंगे। थ्रू आउट द ईयर तो जाने दो, 6 महीने भी उतनी कंसिस्टेंसी के साथ बहुत कम बच्चे प्रिपेयर करते हैं। ये सारे डेटा का एक फाइनल कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा। बट उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, जैसे कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ईसी में, इलेक्ट्रिकल में 8,817 बच्चे ईसी में, 6,213 बच्चे इलेक्ट्रिकल में, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया उनके मार्क्स किस नंबर से किस नंबर के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं। देखिए, जैसे कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, ये उनका डेटा है। तो जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जिनका कट ऑफ क्लियर हुआ, ऑब्वियसली इसमें कैटेगरीज वगैरह इंक्लूडेड है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सब कुछ। ठीक है। तो आप देखो ईसी में 11 से 20 मार्क्स के बीच में 78 बच्चे थे। 21 से 30 मार्क्स के बीच में 2,053 बच्चे थे। 31 से 40 के बीच में 3,705 बच्चे थे। और 41 से 50 के बीच में 1905 बच्चे थे। सबका अगर हम लोग ऐड कर देंगे आपस में, तो देखो ये जो एडिशन आ रहा है ये 8817 आ रहा है। मतलब अगर आप इस बात को भी समझो कि आप अगर गिरते पड़ते हुए भी मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तैयार कर लो, उसके अलावा 4 सब्जेक्ट और अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सिग्नल, नेटवर्क, कंट्रोल, चलो डिजिटल भी पकड़ लो, एक आधा सब्जेक्ट अगर आप पढ़ो, मैं तो कोर को हटा भी दे रहा हूँ। ठीक है, कोर को चलो थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। इतना सब्जेक्ट भी अगर कोई अच्छे से प्रिपेयर कर ले और गेट एग्जाम में पूरे फोकस के साथ 3 घंटे परफॉर्म करके आ जाए यार, तो आप 40 से 50 नंबर के बीच में तो मार्क्स ला सकते हो ना यार, नहीं ला सकते हो? इतना तो ला सकते हो ना, जबकि 7 महीने का भी टाइम बचा हुआ है।
7 महीने के टाइम में 40 से 50 मार्क्स के बीच में भी अगर आप नंबर लेकर आते हो ना, तो भी यार आपकी रैंक 2000 के अंदर ही है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें ना सिर्फ और सिर्फ 1905 बच्चे ही इस पर्टिकुलर दायरे में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। और कहीं आप एक आधे दो सब्जेक्ट आपने और कर लिए, कुछ सब्जेक्ट को आपने क्रैश कोर्स के थ्रू कवर कर लिया कि अच्छा चलो यार ईडीसी नहीं हो पा रहा है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कॉम्प्रिहेंसिव से हो पा रहा, चलो क्रैश से उसको निपटा देते हैं। तो अगर आप 50 से 60 के आंकड़े में किसी भी तरीके से घुस गए, ठीक है, 50 से 60% मतलब सिर्फ 50% आपको वहाँ पे परफॉर्म करके आना है करेक्टली, बिल्कुल करेक्ट तरीके से। तो आप देखो, आप ईसी में 1000 के अंदर आ गए, इलेक्ट्रिकल में 100 के अंदर आ गए, और आईएन में तो खैर जाने दो 500 के अंदर तो आप आ ही जाओगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक एस्पिरेंट डेटा बैक्ड प्रिपरेशन करे, डेटा बैक्ड प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो वो ये सोच ले कि यार जो 1 लाख का नंबर दिखने वाला है ना, उसको पहले साइड हटाते हैं, बात करते हैं कि जो 20,000 बच्चे हमको क्वालिफिकेशन के बाद मिलने वाले हैं। अब वो 20,000 बच्चों में भी अगर आप देखोगे, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो लोअर मार्क्स की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड हैं। आप देख रहे हो, अगर इसी में देखोगे यहाँ पर 2,000 बच्चा, यहाँ पे 4,000 के आसपास बच्चा। इलेक्ट्रिकल में देखो 11 से 20 के बीच में 800 बच्चा, 3,000 बच्चा, 1,600 बच्चा, यानी जो बच्चा क्वालिफाई भी कर रहा है ना, वो लोअर मार्क्स की तरफ ज़्यादा है। यानी जैसे ही आप 40 के ऊपर मार्क्स स्कोर करते हो, 40 टू 50 के बीच में आप मार्क्स स्कोर करते हो, तो आप एक बहुत मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट को बीट कर देते हो। बट देखो यहीं पे थोड़ा सा कैच है कि अगर आप 40 से 50 के बीच में भी रहोगे ना, तो भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आए, इस बात की पॉसिबिलिटी कभी कभी घट जाती है जब पेपर थोड़ा आसान हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अगले 7 महीने की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप कैसे भी करके यार, ठीक है, 50 से 60 मार्क्स के बीच में लाने की पूरी कोशिश करो। आइडिया आपका ये होना चाहिए कि पेपर कितना भी टफ आ जाए, कितना भी आसान हो जाए, मेरे 50 प्लस मार्क्स आने ही चाहिए। इतनी प्रिपरेशन मुझे नवंबर एंड तक फिनिश कर लेनी। इतनी तैयारी अगर नवंबर एंड तक आपकी हो जाती है, तब भी दिसंबर जनवरी के आपके पास टाइम बचा हुआ, दबा के फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, अच्छी तरीके से रिवाइज करो चीज़ों को, जो सब्जेक्ट्स नहीं हुए उनको क्रैश कोर्स के थ्रू कर लो। मैं उस टाइम पे आप लोगों को पीवाईक्यू की सीरीज़ के थ्रू प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, उसमें आके पीवाईक्यूज के अच्छे से प्रैक्टिस करो। कहने का मतलब है कि अगले 5 महीने अगर आप बिल्कुल सिंसियरली अपने आप को डेडिकेट कर देते हो, लास्ट के 2 महीने में उस एफर्ट को थोड़ा सा और एम्पलीफाई कर देते हो, तो अगले 7 महीनों में यार एक बेहतर आउटपुट आ सकता है, इस बात की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो अगले 7 महीने तक ना आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आपको एक बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट करनी है। आप बोलोगे सर ये डेटा तो आपने 2023 का बता दिया, आगे का डेटा क्या है? चलो 2024 का डेटा देख लेते हैं। 2024 में आईएससी बैंगलोर आपके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाला है। आईएससी बैंगलोर ने जब एग्जाम कंडक्ट करवाया, तो उसमें इलेक्ट्रिकल में 73728 बच्चे रजिस्टर हुए, 595,999 अपीयर हुए, 12,596 बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया, करीबन 20% के आसपास आंकड़ा है। मोटा मोटा मैंने बोला ना 20%, आप पकड़ लो इसको। ईसी में भी आप देखोगे 20%, 21.01% बच्चों ने कट ऑफ क्लियर किया आईएन में। तो 20% एक स्टैंडर्ड डेटा भी अगर हम मान के चलें, तो भी यार 80% बच्चे तो नहीं है कंपटीशन में। ये तो मैंने आपको 24 का डेटा दिखा दिया। अब 24 के डेटा में भी अगर आप ध्यान से देखो, तो 11 से 20 मार्क्स के बीच में 1464 बच्चे, 21 से 30 मार्क्स के बीच में करीबन अगर आप देखो ना 7,500 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। 30 से 40 के बीच में 3,000 बच्चे भरे पड़े हैं। इसके बाद देखना भाई, 40 से 50 के बीच में 900 बच्चे, 50 से 60 के बीच में 200 बच्चे, 60 से 70 तो खैर जाने दो, ये तो हमारी लास्ट के 2 महीने की प्रिपरेशन की इंटेंसिटी डिसाइड करेगी कि हम कहाँ पे लाई करेंगे। बट यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एवरेज बच्चा है, जिसकी कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है, जो अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, या जिसने एक आधा 2 महीने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया हुआ है, वो आसपास देख के थोड़ा डिमोरलाइज हो रहा है, थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा है कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा, लोग तो 10-10 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो आप ऐसे सोचना ही छोड़ दो। आप ऐसे सोचो कि क्या अगले 7 महीने में आप कुछ ऐसा कर सकते हो, कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि 100 नंबर के पेपर में आप 50 से 60 के बीच में ब्रेकआउट कर जाओ। इस तरीके से अगर आप सोचना चालू करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होगा कि यार बिल्कुल सही बात है, अगर मैं मैथ्स और एप्टी भी कर लेता हूँ ढंग से, चलो मैं 4 नॉन कोर सब्जेक्ट भी अच्छी तरीके से निपटा देता हूँ, 1-2 कोर पकड़ लेता हूँ, कुछ रह जाएंगे उनको क्रैश कोर्स से निपटा दूंगा। अगर मैं 90-95 नंबर की अपनी प्रिपरेशन करके जाता हूँ, तो अच्छी तरीके से दिसंबर जनवरी में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके, पीवाईक्यूज को अच्छी तरीके से लगा के, रफ कॉपी पे रफ कॉपी भर के, क्या मैं उस 90-95 की प्रिपरेशन में 50, 52, 55, 56 भी टारगेट नहीं कर सकता हूँ? मेरे हिसाब से किया जा सकता है, बशर्ते जैसे मैंने बोला ना, कंसिस्टेंटली आज से स्टार्ट करके आपको 31 जनवरी तक लगातार विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फोकस के साथ आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना ये सोचे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर आप उस नेगेटिविटी में गए, तो फिर वो लूप में आप फंस जाओगे कि वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, टफ एग्जाम है, लाखों बच्चे बैठेंगे, कंपटीशन है, दिस दैट फलाना ढिमकाना, तो उस लूप में जाना नहीं है। ये पॉजिटिविटी वाला लूप देखो। इलेक्ट्रिकल में आप देखो यार, 1525 बच्चे 11 से 20 के बीच में,
6097 बच्चे 21 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में 3300। आप ये देखो जरा यहाँ पर लोअर मार्क्स के बीच में जो बच्चे क्वालिफाई भी किए हुए हैं, जैसे कि अगर 12,596 बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ है, तो 30 से 40 के बीच में मेजर जनता छट जा रही, मेजर जनता। और अगर आप कहीं 2024 के पेपर में 50 से 60 के बीच में टारगेट कर रहे होते ना, तो तीनों ब्रांचेस में आपके अंडर 500 रैंक आने की पॉसिबिलिटी बनती है। सोचो जरा आप इस बात को थोड़ा, है ना। तो बहुत लंबा नहीं सोचना है कि 7 महीने में फर्स्ट रैंक ले आएंगे, 7 महीने में 80 नंबर हम लेकर आ जाएंगे। ये भी प्रेशर डालेगा आपके माइंड पे, और 7 महीने में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये भी प्रेशर डालेगा। दोनों ही प्रेशर से अपने आप को मुक्त करके एक इंटेलिजेंट, डेटा बैक्ड और एग्जाम क्लियर कैसे होगा, इस ओरिएंटेशन के साथ हमको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे कि सर कुछ आप एक ऐसा सेशन बना दीजिए जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, उन टॉपिक्स पर हम ज़रूर पढ़कर जाएं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उसके लिए एक अलग से रिसर्च करके आपके लिए सेशन बना दूंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने चाहिए और किन टॉपिक्स को आप थोड़ा लाइटली ले सकते हो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। ठीक है, इस पर बना सकता हूँ। बाकी अगर आप बोलते हो कि सर मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में बता दीजिए कम एफर्ट में, कम टाइम में हम 28 में से मैक्सिमम मार्क्स को कैसे स्कोर कर पाएँ, तो इसमें मैथ्स का अलग, एप्टी का अलग और एक कंबाइंड सेशन अलग मैं आप लोगों के लिए बना के दूंगा। बट उसके लिए अगेन आप कमेंट सेक्शन में अगर मुझे बताओगे तो मैं थोड़ा उस पर एफर्ट डालूंगा और आप लोगों के लिए एक सिस्टमैटिक सेशन बना दूंगा जो सच में आपके रिजल्ट में आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, चलो। तो अब देखो 2025 का भी अगर हम डेटा ले लें, तो हालांकि अभी हमारे पास 2025 में वो डेटा नहीं आया कि कितने परसेंटेज बच्चों ने क्वालिफाई किया या कितने मार्क्स से कितने मार्क्स के बीच में बच्चे आए थे। पर 2025 का एक डेटा आपको थोड़ा सा और मोटिवेट करना चाहिए कि 2025 में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स लगभग लगभग इन तीनों ब्रांचेस में इंक्रीज हुए हैं। यानी कि 2026 आपका वो लास्ट अटेम्प्ट है जिसमें कि आप लीस्ट कॉम्पिटिशन को फेस कर रहे होगे। इसके बाद वाला जो ईयर आएगा, जाहिर सी बात है कि उसमें कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने 23-24 के डेटा बता दिए और 25 का भी जब डेटा आ जाएगा तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ आप चेकआउट करना उसमें भी आपको मोटा मोटा 20% के आसपास क्वालिफिकेशन की परसेंटेज दिखेगी। और जो बच्चे क्वालिफाई हुए होंगे उसमें ज़्यादातर जो बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड होंगे 20 से 30, 30 से 40 के वाला जो आंकड़ा है ना, जो ये वाला, ये इसमें ज़्यादातर बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। 40 से 50 तक आते आते आप एक मिड रेंज में आ जाओगे। 50 से 60 मतलब आपका एक सेफ स्कोर है कि आपको दोबारा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको काउंसलिंग वगैरह के बारे में उस टाइम पे अच्छे से हेल्प कर दी जाए, आपको गाइड कर दिया जाए, तो आपको दोबारा प्रिपरेशन की नीड नहीं पड़ेगी। आप कहीं ना कहीं किसी ओल्ड आईटी में जाके सेटल हो चुके होगे। समझे आप मेरी बात को। हालांकि ये बात मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि डिपेंड ये करता है कि पेपर कैसा आता है। कभी कभी पेपर बहुत आसान आ जाता है, कभी कभी बहुत टफ आ जाता है, बट इन ऑल सिनेरियोज 50 to 60 मार्क्स हमेशा एक सेफर साइड होता है। अगेन ये 50 to 60 मार्क्स की प्रिपरेशन कोशिश करो कि आप 15 दिसंबर तक फिनिश कर लो, क्योंकि उसके बाद हमें 50 to 60 के ऊपर भी जाना है, उस तैयारी को और रिफाइन करना है और अच्छे अच्छे उसमें कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करके और जितने हमारी प्रिपरेशन में लूप होल्स रह गए उनको उसमें प्लग इन करके इस पर्टिकुलर रैंक को और इम्प्रूव करना है। बट अब आप मुझे खुद बताना कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 7 महीने में सर इतनी तैयारी तो करी जा सकती जितनी आपने बताई, है ना। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो इतने सारे एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन करते हैं वो क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं। हम तो देखते हैं हमारे आसपास लगभग सारे बच्चों के पास कोचिंग का सब्सक्रिप्शन होता है। पहले की बात अलग थी कि जब पहले ऑफलाइन कोचिंग्स हुआ करती थी, बहुत कॉस्टली होता था, तो बहुत लिमिटेड बच्चे प्रिपरेशन कर पाते थे। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते थे तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। बहुत कम बच्चों के पास क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस था, जिसकी वजह से काफ़ी कम बच्चे सच में क्वालिफाई करते थे। तो वो इस चीज़ को जस्टिफाई भी करता था कि यार कम बच्चों के पास क्वालिटी एजुकेशन है, इस वजह से कम बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं। बट आज की डेट में तो ऐसा नहीं है। आज की डेट में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1 सिटी में चले जाओ, किसी भी आईआईटी, एनआईटी, प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, सारे बच्चों के पास सेम लेवल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत सारी अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं जिसमें कि काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन दिए जा रहे हैं। बट बावजूद इसके ये जो क्वालिफिकेशन का आंकड़ा है ये सिर्फ और सिर्फ 20% को ही क्यों टच कर पाता है, इसके मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ। इसमें सबसे पहला जो रीज़न मुझे नज़र आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं होते। जब मैं प्रिपरेशन करता था, स्टूडेंट था, से लेकर आज तक मैं देखता हूँ कि कोई बच्चा अगर 1 जनवरी को अपनी तैयारी स्टार्ट करता है तो बीच में 50 बार वो अपनी तैयारी को ब्रेक करता है। अनअकैडमी से मैंने एक आंकड़ा भी निकलवाया, उसमें मुझे पता चला कि अगर 1 जनवरी को 1000 बच्चे गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो दिसंबर तक जाते जाते सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे उसमें ऐसे होते हैं, सॉरी 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं। यानी कि सिर्फ 2% बच्चे ऐसे हैं जो डे 1 से लेकर लास्ट डे तक कंसिस्टेंट है।
तो अगर आपको टॉप 2% में आना है ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप किसी भी दिन बीच में ब्रेक मत लो, कंसिस्टेंटली अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करो। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करते हो, 98% लोग वैसे ही आपसे पीछे निकल जाएंगे। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ऑल राइट। दूसरा रीज़न जो मैंने नोटिस किया कि हम में से बहुत सारे लोग ना बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। सिग्नल सिस्टम विशाल सर से भी पढ़ लिया, फलाना सर से भी पढ़ लिया, ढिमकाना सर से भी पढ़ लिया, 50 लोगों से पढ़ पढ़ा के पूरे नोट्स इकट्ठा कर लिए, फिर उसके बाद सर दर्द हो गया देख के कि भाई ये क्या पूरा का पूरा पुलिंदा इकट्ठा हो गया। सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक टीचर को फॉलो करना है। फॉलो ओनली वन टीचर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो। किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है, उस टॉपिक को आके गूगल सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, कहीं पर भी देख लो। उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप सिंपली क्या करो, पढ़ लो जाके, ठीक है। जैसे आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, सिग्नल सिस्टम आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आपको लग रहा है सैम्पलिंग में थोड़ा 19-20 लग रहा है, तो सैम्पलिंग के लेक्चर्स आप देखकर किसी और टीचर के कंप्लीट कर लो। तो सिर्फ एक सिंगल रिसोर्स जब तक आप फॉलो करोगे, आपके एग्जाम में सेलेक्ट होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहेगी। 50 टीचर के पढ़ाने से आपकी रैंक नहीं आएगी। एक टीचर का कंटेंट 50 बार जब आप पढ़ोगे रफ कॉपी पे लेकर, टेबल चेयर पे बैठकर, तब आपकी अच्छी रैंक आएगी। इस बात को मेरी ध्यान से समझना। टीचर के पढ़ाने से रैंक कभी नहीं आती। टीचर का सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूशन। आप कितनी बार उनके नोट्स को रिवाइज करते हो, कितनी बार आप पढ़ते हो, कितनी बार आप रफ कॉपी पे रफ कॉपी घिस घिस के भरते हो, दिस एक्चुअली मेक्स द क्राइटेरिया फॉर यू टू बी सिलेक्टेड, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को अभी भी हल्के में ले रहे हैं यार, जबकि मैथमेटिक्स का लेवल यहाँ आ गया है तो एप्टीट्यूड का लेवल यहाँ आ गया है। आज से 5 साल 7 साल पहले मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड को कोई लाइटली लेता है तो मैं भी मना नहीं करता था, चलो लास्ट में कर लेना, बट अभी मैथमेटिक्स का लेवल भी अच्छा हुआ है, एप्टीट्यूड भी थोड़ा सा ठीक लेवल का पूछ रहा है, यानी दोनों में प्रिपरेशन की नीड है। और दोनों आपके 100% में से 28% का पेपर कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस 28% में जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आउटपुट भी आ जाएगा। जैसे कम्युनिकेशन आपने 150 घंटे पढ़ा, मशीन 150 घंटे पढ़ा, आपने बहुत सारा इनपुट डाला, बट हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं आप टच ही ना कर पाओ। बट मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में अगर आप 28 नंबर की प्रिपरेशन करते हो, गिरे से गिरे हालात में आप 25-24 नंबर, और अच्छे से अच्छे हालात में 28 के 28 आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो देर इज़ अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हो, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। नवंबर तक ये दोनों सब्जेक्ट आपके फिनिश हो जाने चाहिए, चाहे साइड बाय साइड करो, चाहे इकट्ठा कंप्लीट कर लो। इन दोनों का उस समय साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मैथ छूटा हुआ, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट छूटा हुआ, चाहे डिजिटल छूट गया आपका, इलेक्ट्रिकल वालों का ईएमएफटी छूट गया, मेजरमेंट छूट गया, ईसी वालों का समझो ईडीसी छूट गया, उसकी इतनी हेडेक मत लेना। ज़्यादा हेडेक आपको लेनी मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की, क्योंकि ये आप एग्जाम में स्कोर करके आओगे, और लास्ट में अंडर प्रेशर ये सब्जेक्ट्स होते भी नहीं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार अब 7 महीने का टाइम बचा हुआ, आप क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। एक काम करते हैं ना, वेट करते हैं अक्टूबर में जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, क्रैश कोर्स कर लेंगे। भाई क्रैश कोर्स से आज तक ना तो किसी की रैंक आई है, ना तो फ्यूचर में कभी आएगी। हाँ, 2500-3000 रैंक कोई अच्छा बच्चा लेके आ सकता है क्रैश कोर्स करके, बट बेहतर रैंक के लिए हमेशा आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास 7 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो 70% सिलेबस आप कॉम्प्रिहेंसिव अभी भी कर सकते हो। 70% सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डीप एनालिसिस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ बिल्ड करो। दिसंबर तक जाते जाते अगर लगे कि यार कुछ सब्जेक्ट्स हमारे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो पा रहे हैं, देन गो फॉर द क्रैश कोर्स ऑफ दो सब्जेक्ट्स। पहले से ही आपको गिव अप नहीं कर देना कि बाद में आराम से क्रैश कोर्स करेंगे। रिवीजन नहीं करते बहुत सारे लोग, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया उठा के रख दिया। रिवीजन सवाल लगा लगा के आपको करते रहना है। जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता जाएगा नेक्स्ट 7 मंथ्स में, उन सब्जेक्ट्स के लिए आप वीक में कम से कम 7 घंटे या 5 घंटे, एक वीक की बात कर रहा हूँ, वीक में 5 घंटे रखो, जिनमें उन सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मिक्स्ड भी कर सकते हो, सिग्नल नेटवर्क कंट्रोल हो गया, तो आप पूरे वीक में 5 घंटे का टाइम रखो, जिसमें सिग्नल नेटवर्क कंट्रोल क्या 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50, 70, 80 जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जिन जिन टॉपिक्स में आपको लगे कि थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, उनके कॉन्सेप्ट को नोट्स में जाकर वापस से रिव्यू कर लो, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लोग नहीं देते, इंतजार करते रहते हैं, ठीक है। जनवरी एंड में बोलते हैं सर हम तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दे पाए। भाई इंतजार नहीं करना है। वर्स्ट से वर्स्ट केस में 31 दिसंबर तक, और बेस्ट से बेस्ट केस में 1 दिसंबर से आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। 1 दिसंबर से स्टार्ट कर दो, भले ही हफ्ते में 1-2, यानी कि पूरे दिसंबर में भले ही आप 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो। जनवरी में फ्रीक्वेंसी बढ़ा के आप थोड़ा सा और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो 15th फुल लेंथ मॉक टेस्ट का आप एक्सपीरियंस लेकर जाओ, क्योंकि फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको आइडिया देगा कि एग्जाम में आपको 3 घंटे बिताने कैसे हैं, कौन सा क्वेश्चन पहले करना, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। आपकी पेपर अटेम्प्टिंग फिलॉसफी को डेवलप कराएगा। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जो जो गलतियां करोगे वो गलतियां मेन एग्जाम में नहीं होंगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस देगा, 3 घंटे बैठने का पेशेंस देगा, और 3 घंटे तक माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी डेवलप करवाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मिस आउट हम लोगों को नहीं करना है। और एक बहुत ही मेजर एग्जामिनेशन, मेजर प्रॉब्लम कि बच्चे ना बहुत सारे एग्जामिनेशन की एक साथ प्रिपरेशन करने लग जाते हैं।
कि आरआरबी जेई की भी कर लेते हैं, एसएससी जेई की भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका सिर्फ काम होना चाहिए सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना। गेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च फेब में, उसकी जितने भी सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इस बीच में कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, दोगे भी सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि आपसे बड़े बड़े सूरमा तैयारी करके बैठे हुए हैं, एग्जाम में आपको बीट कर देंगे। तो पहले प्रिपरेशन की जाती है, पहले गेट की तैयारी तक अपने आप को सब्जेक्ट्स को हैंडल करने लायक बनाओ। उसके बाद गेट का एग्जाम दे कर आओ। गेट का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आता है या जो आपको पता चल जाएगा एक दो दिन बाद कि यार मेरा क्या लेवल था, उस लेवल को और इम्प्रूव करो। उसके बाद अगली साइकिल में, मतलब जो आपका मार्च 26 स्टार्ट होगा, वहाँ से आप जितने भी एग्जामिनेशन आते जाएंगे उनको आप लाइन से देते जाओ, फिर मैं मना नहीं करूँगा। अभी बीच बीच में इधर उधर करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे और आपका एक साल डेढ़ साल वेस्ट भी हो जाता है। सो ट्राई टू इम्प्रूव दिस। तो ये था मेरी तरफ से एक सजेशन और एक आपको डेटा बैक्ड एनालिसिस देना। आई होप इस सजेशन के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार 7 महीने में किया जा सकता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल है, एक अच्छी रैंक लाई जा सकती है, इतनी अच्छी रैंक लाई जा सकती है कि दोबारा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यार आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें मैं घर पे आके बताऊंगा। यहाँ से बता रहा हूँ, समझो, सोचो, एनालिसिस करो। और एक बात याद रखना, जो मेहनती इंसान होता है ना, जो हार्ड वर्किंग होता है, वो यार लाइफ में कहीं ना कहीं पे जाके सेटल हो जाता है। जो सिर्फ बैठ के सोचता है, डे ड्रीमिंग करता है, बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस का बहाना ढूंढता है कि मैं ऐसा क्या एक्सक्यूज़ दे दूँ कि दुनिया मुझसे कन्विंस हो जाए। बट एक बात मेरी याद रखना, जब मार्च में रिजल्ट आएगा ना, तो पूरी दुनिया में से किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको डेंगू हो गया था, कि मलेरिया हो गया था, कि आपके घर में उस दिन फ़ैन नहीं चल रहा था, कि आपका सेंटर बहुत दूर पड़ गया था। हर आदमी यही पूछेगा, भाई रैंक कितनी है बताओ। रैंक है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो रुक जाओ। आप बोलोगे सर मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, 6 फीट का हूँ, और मेरी तो सर बॉडी वॉडी सिक्स पैक बना हुआ है, जरा आईटी दिल्ली में घुसने तो दो। वहीं से आपको रफा दफा कर देगा, बोलेगा भाई रैंक है तो घुसने दूंगा, नहीं है तो यहीं से आप वापस चले जाओ। ठीक है, ऑल राइट। इसके अलावा अनअकैडमी पे यार आप सभी लोगों को 50% ऑफ मिल रहा है। अगर आप मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हो कर सकते हो। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा 15 से स्टार्ट हो रहा है, आप जुड़िए मेरे साथ। वहाँ पर मैं आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सवाल करने के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा। सवाल आपसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से लगने लगेगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरी कंडीशंस को, मेरे सजेशंस को रेगुलरली क्लास में फॉलो करते जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा, अदरवाइज ये कोड यूज़ करो, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लो। जैसा मैंने आपको बताया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा स्टार्ट हो रहा है कल। वैसे तो इसका ओरिएंटेशन सेशन है 11th को, बट 15 से हम लोग इसके बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो 15 से आप मेरे साथ शाम को 6 बजे जुड़ सकते हो। डेली 4 घंटे की क्लासेस करेंगे, 6 से 8, आधे घंटे का ब्रेक, 8:30 से 10:30। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और यहाँ से आप अपना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास इसरो के लिए एक उड़ान बैच है। जो लोग इसरो की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इसरो की प्रिपरेशन के लिए भी। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए भी हमारे पास बैचेस चल रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।